अल्फा हॉस्पिटल एंड ट्रामा सेंटर, इंजीनियरिंग कॉलेज चौराहा, सीतापुर रोड, लखनऊ। दोस्तों आदाब, मेरा नाम सलीम आज़ाद है और आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल ग्लोबल बाउंड्री। आज हम आपसे बात करने वाले हैं उत्तर प्रदेश के आने वाले 2022 के विधानसभा चुनाव के बारे में। आपको बताएंगे कि 2022 के विधानसभा चुनाव में किसका पलड़ा भारी रहने वाला है और किसकी नैया पार लगने वाली है। साथ ही साथ आपको बताएंगे कि उत्तर प्रदेश में जातीय समीकरण कितना बड़ा इंपॉर्टेंट फैक्टर है। आपसे गुजारिश है कि इस वीडियो को लास्ट तक देखिए क्योंकि बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियो होने वाला है। साथ ही साथ ये भी गुजारिश है कि अगर अब तक आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए और बगल में घंटी का निशान बना होगा उसको दबा दीजिए ताकि जैसे ही मैं वीडियो अपलोड करूँ फ़ौरन इसकी जानकारी आपको मिल जाए। अब आइए मुद्दे पर आते हैं और बात की शुरुआत यहाँ से करते हैं कि आने वाले 2022 के असेंबली इलेक्शन में सिर्फ उत्तर प्रदेश ही नहीं है बल्कि इसके अलावा 6 स्टेट्स और हैं, यानी कुल मिलाकर के 7 स्टेट्स हैं। उसमें उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, गोवा, गुजरात, मणिपुर, हिमाचल प्रदेश और पंजाब शामिल हैं। यानी इन 7 स्टेट्स में 2022 में असेंबली के इलेक्शन होने वाले हैं। लेकिन सबसे ज़्यादा अगर किसी राज्य पर सबकी निगाहें टिकी हुई हैं तो वो उत्तर प्रदेश है। उत्तर प्रदेश की वजह यह है कि दरअसल ये वो स्टेट है जहां पर सबसे ज़्यादा विधानसभा की सीटें हैं, सबसे ज़्यादा लोकसभा की सीटें हैं और कहा यह जाता है कि दिल्ली का रास्ता उत्तर प्रदेश के लखनऊ से होकर के जाता है। लेकिन इस बार उत्तर प्रदेश के लखनऊ का रास्ता उत्तर प्रदेश के 75 जिलों से घूम कर आता है। आपको बता दें कि 2022 के असेंबली इलेक्शन में अभी लगभग 7 से 8 महीने का वक्त बचा हुआ है, लेकिन उसके बावजूद अभी से सियासी पार्टियां अपना जोड़ तोड़ बिठाने की कोशिश कर रही हैं और समीकरण को अपने फेवर में यानी अपने पक्ष में करने के लगातार प्रयास कर रही हैं। चाहे वो ओवैसी का बयान देख लीजिए, चाहे वो मोहन भागवत का बयान देख लीजिए, चाहे वो सीबीआई की रेड हो जो गोमती रिवर फ्रंट से मुताल्लिक अभी मारी गई है, वो तमाम बातें हम आपको एक एक करके बताने वाले हैं। आपको सबसे पहले हम यहाँ से शुरुआत करते हैं कि असदुद्दीन ओवैसी जो एमआईएम पार्टी के चीफ हैं, मुखिया हैं, उनका बयान आपके सामने इस वक्त बहुत ज़्यादा सुर्खियों में दिख रहा होगा और आपकी नज़रों के सामने से गुजरा भी होगा उनका बयान। उन्होंने क्या कहा? उन्होंने सबसे पहले ये बात कही कि हम उत्तर प्रदेश के आने वाले 2022 के इलेक्शन में योगी आदित्यनाथ को मुख्यमंत्री नहीं बनने देंगे। इंशाअल्लाह दोबारा योगी को उत्तर प्रदेश का मुख्यमंत्री नहीं बनने देंगे, नहीं बनने देंगे। असदुद्दीन ओवैसी के इस बयान के बाद से उत्तर प्रदेश में सियासी पारा बहुत तेजी के साथ चढ़ गया और ओवैसी साहब को लोग तरह तरीके से घेरने लगे और जो लोग पहले ही से उनको बीजेपी की बी टीम कह रहे थे, एक तरीके से उनका अकीदा पुख्ता हो गया। उनका यह मानना है कि जिस तरीके से ओवैसी साहब ने यह कह दिया कि 2022 में योगी आदित्यनाथ को वो मुख्यमंत्री नहीं बनने देंगे, इससे साफ जाहिर होता है कि बीजेपी इसको हिंदू वर्सेस मुस्लिम करने की पूरी कोशिश करेगी। यही नहीं, अगर आप योगी आदित्यनाथ का बयान उठा करके देखेंगे तो योगी आदित्यनाथ ने जानबूझ करके असदुद्दीन ओवैसी के कद और उनके इमेज को बढ़ा करके पेश किया है ताकि आने वाले विधानसभा के चुनाव में ये तमाम जो मुद्दे हैं ये दरकिनार हो जाएं और सीधे सीधे हिंदू मुस्लिम फ्रंट पर आ जाएं और आसानी के साथ उत्तर प्रदेश का चुनाव बीजेपी जीत जाए। ओवैसी जी देश के बड़े नेता हैं और देश के अंदर प्रचार में जाते हैं, उनका अपना एक जनाधार है। अगर उन्होंने भारतीय जनता पार्टी को चैलेंज किया तो भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता उनके चैलेंज को स्वीकार करता है। तो लोग इसी वजह से असदुद्दीन ओवैसी का ये बयान बीजेपी के फेवर में बता रहे हैं। यही नहीं, इसके अलावा कुछ दिनों पहले अलीगढ़ के नूरपुर का वाकया आपको याद होगा। ये शख्स नाजिम अली, इन्होंने क्या किया था? ये एमआईएम के सदस्य हैं। इन्होंने ये किया था कि नूरपुर में मस्जिद के पास से दलितों के बारात को आने से रोक दिया था। इससे सीधा सीधा ये मैसेज गया कि मुसलमान और दलित आपस में टकराव की स्थिति में हैं और उसका सीधा फायदा बीजेपी को मिल जाएगा। यही नहीं, इसके अलावा अगर आप साक्षी महाराज का पुराना बयान उठा के देखेंगे तो वो भी यही कहते हैं कि असदुद्दीन ओवैसी जितना ज्यादा बोलेंगे वो बीजेपी को फेवर करेंगे। ओवैसी जी यूपी चुनाव की तैयारी में जुट गए, क्या भाजपा को फायदा होगा या नुकसान? बड़ी मेहरबानी, उनको भगवान ताकत दे, ऊपर वाला खुदा उनका साथ दे। उन्होंने बिहार में भी हमारा सहयोग किया था, यूपी में भी करेंगे और बाद में पश्चिम बंगाल में भी करेंगे। तो इन तमाम प्रकरण से असदुद्दीन ओवैसी के ताल्लुक से ये इमेज जाता है कि वो बीजेपी की मदद करने की कोशिश कर रहे हैं। यानी कुल मिलाकर ये कहें कि असदुद्दीन ओवैसी यानी एमआईएम का जो बयान होता है वो कुल मिलाकर के लोगों के कहने के मुताबिक वो बीजेपी को फेवर करता है। लेकिन अब सवाल ये है कि क्या वाकई में असदुद्दीन ओवैसी की पार्टी बीजेपी की बी टीम है
इसमें हमारा कोई अमल दखल नहीं है। अलबत्ता इतना मैं जानता हूं कि असदुद्दीन ओवैसी बीजेपी के खिलाफ लड़ रहे हैं, इसमें हमें कोई फैसला सुनाने का कोई अधिकार या इख्तियार नहीं है। हाँ, अलबत्ता वो चुनाव में गठबंधन के साथ जा रहे हैं। उनका गठबंधन संकल्प भागीदारी मोर्चा जो ओम प्रकाश राजभर के द्वारा बनाया गया है उनके साथ है। असदुद्दीन ओवैसी ने इसके अलावा उस भागीदारी मोर्चा में 100 सीटों पर चुनाव लड़ने का ऐलान भी कर दिया है। अगर हम संकल्प भागीदारी मोर्चा की बात करें तो उसके जो मुखिया है ओम प्रकाश राजभर, जो बीजेपी के पुराने सहयोगी रह चुके हैं, उन्होंने एक अजीबोगरीब फार्मूला ये दिया है कि अगर उनकी सरकार यानी अगर उनके मोर्चे की सरकार बनती है तो वो 5 साल में 5 मुख्यमंत्री बदलेंगे, यानी हर साल में एक एक अलग अलग मुख्यमंत्री देंगे। कोई मुसलमान होगा, कोई चौहान होगा, कोई राजभर होगा, यानी अलग अलग जातियों के एक एक साल के मुख्यमंत्री होंगे। और इसके अलावा उन्होंने एक अजीबोगरीब 20 डिप्टी सीएम का फार्मूला दिया है। हम 5 साल में 5 मुख्यमंत्री और 1 साल में 4 डिप्टी सीएम, 5 साल में 5 सीएम और 20 डिप्टी सीएम देंगे। तो कुल मिलाकर ये कहें एक तरीके से अजीबोगरीब फार्मूला है, लेकिन लोकतंत्र में हर एक व्यक्ति को अपनी बात कहने का और रखने का पूरा अधिकार है। अब आइए दूसरे सेगमेंट पर आते हैं और आपको बताते हैं कि उत्तर प्रदेश में बीजेपी की सरकार को बनाए रखने के लिए केंद्र सरकार अपनी एजेंसियों का दुरुपयोग कर रही है। यह हम नहीं कह रहे हैं, बल्कि विपक्ष कह रहा है, क्योंकि जिस तरीके से पिछले दिनों उत्तर प्रदेश में गोमती नगर के किनारे जो पार्क बनाए गए थे, जिसको गोमती रिवर फ्रंट कहते हैं, अखिलेश यादव के ज़माने में वो रिवर फ्रंट बनाया गया था, उसकी कथित घोटाले की बात सामने आई है और कहा गया है कि इसमें घोटाला किया गया है। अच्छा, बहरहाल घोटाला किया गया होगा नहीं होगा वो तो बात की बात होगी, लेकिन फिलहाल इसके टाइमिंग पर सवाल उठ रहा है। इस तरीके से कहा जा रहा है कि अगर 2017 में एफआईआर दर्ज हुआ था तो फिर अब तक सीबीआई चुप क्यों बैठी थी और अब ठीक चुनाव से पहले इस तरह की कार्रवाई क्यों शुरू हो गई, यानी उससे जुड़े हुए लोगों, कॉन्ट्रैक्टर्स और कई सारे नेताओं के ठिकानों पर छापेमारी की गई है। तो कुल मिलाकर ये कहें कि बीजेपी साम दाम दंड भेद हर वो हथकंडा इस्तेमाल करती है जो उसको फेवर करते हैं चुनाव को जिताने के लिए। अगर बीजेपी द्वारा साम दाम दंड भेद का प्रयोग कैसे किया जाता है, इसका अगर आपको ताज़ा उदाहरण देखना है तो हाल ही में संपन्न हुए जिला पंचायत अध्यक्षों के चुनाव को लेकर देख सकते हैं, जिसमें से बीजेपी कुल 75 में से 67 जिला अध्यक्ष जितवाने में कामयाब हो गई और सपा के खाते में केवल 6 आए, जबकि अन्य के खाते में 2 आए। और आपको अगर आंकड़ा बताएं कि सदस्यों यानी पंचायत सदस्यों की संख्या कितनी थी, तो आपको ये बात जानकर हैरानी होगी कि 3050 में से 828 सीट सपा को मिले थे और बीजेपी के खाते में आए थे 750, यानी सपा के पंचायत सदस्य ज्यादा थे और बीजेपी के कम थे। लेकिन उसके बावजूद बीजेपी 75 में से 67 जिला पंचायत अध्यक्ष को जितवाने में कामयाब हो गई। इसी को कहते हैं साम दाम दंड भेद। अगर इसका और भी एग्जाम्पल देखना हो तो आपने देखा होगा कि किस तरीके से वीडियो वायरल हुआ था, सपा के कैंडिडेट को नामांकन से रोक दिया गया था। और इसके अलावा आपने औरैया के उन डीएम साहब की बात जरूर सुनी होगी जो कैमरा बंद करके पीटने की बात कर रहे थे। तो ये वो तमाम खेल हैं जिसको खेलने में बीजेपी माहिर है, चाहे वो धर्म का कार्ड हो, चाहे अंतिम समय में बीजेपी के ताकत का इस्तेमाल करना हो, लोगों को डराना धमकाना हो, एजेंसियों का इस्तेमाल करना हो, ये तमाम को करने में बीजेपी माहिर है। लेकिन अब आइए आपको दिखाते हैं कि दरअसल उत्तर प्रदेश में क्या किया जा सकता है, उत्तर प्रदेश में चुनाव जीता कैसे जा सकता है। तो दरअसल उत्तर प्रदेश में गठबंधन करके चुनाव जीता जा सकता है और उत्तर प्रदेश में सोशल इंजीनियरिंग करके चुनाव जीता जा सकता है। सबसे पहले हम बात करेंगे सोशल इंजीनियरिंग की और इसके लिए आपको उदाहरण देंगे 2007 के असेंबली इलेक्शन का। आपको बताएंगे कि मायावती ने 2007 में किस तरीके से दलितों, सवर्णों और मुसलमानों की तिकड़ी को भिड़ा करके 206 सीटें हासिल कर ली थी और आसानी के साथ बहुमत का आंकड़ा छू लिया था। तो इस तरह अगर किसी पार्टी को सत्ता में आना है तो उसको सोशल इंजीनियरिंग का सहारा लेना पड़ेगा। आइए आपको थोड़ा सा सोशल इंजीनियरिंग के बारे में डिटेल से बताते हैं। तो अगर आपको उत्तर प्रदेश की जातीय समीकरण को समझना है तो आपको ये चार्ट समझना होगा। आप ये देखिए कि 2011 की जनगणना के अनुसार उत्तर प्रदेश में टोटल 20 करोड़ की आबादी थी, जिसमें से 4 करोड़ मुस्लिम और 16 करोड़ नॉन मुस्लिम्स। अब नॉन मुस्लिम्स में तमाम लोग आ गए, उसमें दलित वगैरह भी आ गए। हालांकि दलित हिंदू नहीं हैं, वो अपने आप को बौद्ध कहते हैं। इसके अलावा आप देखें कि इसमें टोटल उत्तर प्रदेश में 75 ज़िले हैं और असेंबली सीटें की बात करें कि 403 सीटें हैं। हालांकि 404 सीटें हैं, जिसमें से 1 सीट एंग्लो इंडियन के लिए रिजर्व है, तो कुल मिलाकर के 403 सीटें ही बचती हैं। अगले स्लाइड में आप उत्तर प्रदेश का जातीय समीकरण समझ सकते हैं। ये देखिए ओबीसी, दलित, मुस्लिम, फॉरवर्ड, अदर्स। ओबीसी कितना है उत्तर प्रदेश में? 40%, दलित 20%, मुस्लिम 19%, फॉरवर्ड यानी अगली जाति के लोग 20% और अदर्स में 1। ओबीसी में कितनी जातियां आती हैं? ये टोटल 158 जातियां आती हैं, 158। और दलित 76 जातियाँ, मुस्लिम 68 जातियाँ आती हैं, फॉरवर्ड 7 जातियाँ आती हैं। अगर आपको इसका पूरा डिटेल देखना है तो आप यहाँ आकर के देख सकते हैं। यहाँ पर आप ये देखिए,
ये तमाम तरह की। अगर जाति की बात करें तो ठाकुर, ब्राह्मण, कायस्थ, कर्णवाल, भूमिहार, राजपूत, खान, पठान, ये मुसलमानों का है। तो टोटल 7 हिंदुओं की अगड़ी जातियाँ हैं, 1 मुसलमानों की अगड़ी जाती है। इसके अलावा अगर आप देखें ये है ओबीसी की। अब ओबीसी की संख्या सबसे ज़्यादा, मैंने बताया ना 158 है। आप देखिए ये टोटल 158 पे जाके रुकेगा। ये देखिए 158, उस पे से ये तमाम तरह के लोग हैं। इसके अलावा अगर आप बात करें कि SC ST की, तो SC की हैं, आप देखिए कि ये टोटल SC से शुरू हो जाता है और ये 71 है, और ST की सिर्फ और सिर्फ 5 है। ये इस तरीके से हैं। और आप अगर देखें तो यहाँ पर लिखा है उत्तर प्रदेश में जनरल OBC SC और ST के अलावा एक और जाति है जिसे हम विमुक्त जाति के नाम से जानते हैं। यूपी विमुक्त कास्ट के अंतर्गत सिर्फ एक ही जाति आती है जो निम्नलिखित है, और वो है भर। तो कुल मिलाकर ये कहें कि यहाँ पर जातीय समीकरण बहुत तेज़ी के साथ जोर पकड़ता है उत्तर प्रदेश में, और कोई भी पार्टी अगर चुनाव लड़ती है तो बगैर जातीय समीकरण को समझे और उसका गणित बैठाए चुनाव जीत ही नहीं सकती है। आप ये देखिए कि उत्तर प्रदेश में OBC 40% है, जिसमें से यादव जो है ना वो 40% है। मैंने आपको बताया कि OBC में कितनी जातियाँ आती हैं, 158, जिसमें से यादव यानी अकेले यादव ही 40% है, और बाकी जो अन्य है वो 157 जो जातियां हैं वो अन्य 60% में आ जाते हैं। तो यादवों की संख्या उत्तर प्रदेश में बहुत ज़्यादा है, ये आप मान सकते हैं। उसके अलावा दलित की बात करें तो दलित SC यानी शेड्यूल कास्ट, जिसमें से 71 जातियाँ शेड्यूल कास्ट की हैं, और ST यानी 5 शेड्यूल ट्राइब की हैं। तो टोटल इनकी जो आबादी के एतबार से अगर देखें परसेंटेज तो 20% इनकी आबादी है उत्तर प्रदेश में। इसी तरह से मुसलमानों की बात करें तो मुसलमानों की टोटल जो जातियां हैं वो 68 जातियां हैं। ये लिखिए, यहाँ लिखा हुआ है 68 कास्ट एंड सब कास्ट, लेकिन उसमें से 35 जो जातियां हैं वो OBC की कैटेगरी में आ जाती हैं। और बाकी अगर उनकी पूरी जो जनसंख्या देखी जाए मुसलमानों की उत्तर प्रदेश में आबादी के एतबार से, तो परसेंटेज के एतबार से 19% बनता है। इसी तरीके से अगर हम बात करें तो फॉरवर्ड की जातियां टोटल हैं 7, जिसमें से 20% उनकी जनसंख्या है उत्तर प्रदेश में, और ब्राह्मण 12% है, ठाकुर 8% है, और बाकी दूसरे लोग हैं, थोड़े थोड़े हैं, भूमिहार वगैरह। इस तरह से अदर की बात करें तो सिर्फ 1% है। तो कुल मिलाकर के ये जातीय समीकरण है उत्तर प्रदेश का। तमाम पॉलिटिकल पार्टियां इसको समझती हैं, सीखती हैं, और इसी के एतबार से अपनी गुणा भाग करती हैं, अपनी गोटी बिठाती हैं। इसके बगैर चुनाव जीतना संभव ही नहीं है। इसके अलावा अगर आपको थोड़ा बहुत और समझना उत्तर प्रदेश के बारे में, क्योंकि जब तक आप उत्तर प्रदेश की तमाम भौगोलिक स्थिति को, उसके आंकड़ों को नहीं समझेंगे, वहाँ पर क्या कुछ चल रहा है, कितनी चीज़ें हैं, कितनी सीट्स हैं, कितनी जाति हैं, कितने धर्म के लोग हैं, तमाम बातें नहीं समझेंगे, तब तक आप उत्तर प्रदेश की राजनीति को ढंग से समझ नहीं पाएंगे। तो बेसिकली ये तमाम चीज़ें भी बहुत ज़्यादा मायने रखती हैं। अगर आप देखिए उत्तर प्रदेश में टोटल अगर आप देखें तो 1 राज्य है, उसमें से उत्तर प्रदेश में 8 जोन हैं, मंडल 18 हैं, ज़िला 75 है, ब्लॉक 822 है, और गांव है 97,941। अगर आप उत्तर प्रदेश को नीचे से देखेंगे तो 97,941 गांव हैं, 822 ब्लॉक हैं, ज़िला 75 है, मंडल 18 है, जोन 8 है, 1 राज्य यानी उत्तर प्रदेश है। अगर विधानसभा सीट की बात करेंगे तो 404 है, जैसा कि मैंने पहले बताया टोटल 404 हैं, लेकिन 403 चुनाव लड़े जाते हैं, 1 सीट एंग्लो इंडियन के लिए रिजर्व होता है। इसके अलावा विधान परिषद की बात करें तो यहाँ की सीटें टोटल 100 हैं, और अगर लोकसभा सीट बात करें तो 80 सीटें हैं, राज्यसभा सीट की बात करें तो 31 सीटें हैं। तो ये थोड़ी सी डिटेल थी उत्तर प्रदेश के बारे में, क्योंकि अगर ये तमाम चीज़ें आप नहीं समझेंगे तो आप उत्तर प्रदेश की पॉलिटिक्स को आसानी के साथ नहीं समझ पाएंगे, इसलिए ये तमाम चीज़ें समझना बहुत ज़रूरी है। ये तो रही सोशल इंजीनियरिंग की बात, लेकिन अगर आपको चुनाव जीतना है तो आपको दूसरा फार्मूला गठबंधन को भी अपनाना पड़ सकता है। गठबंधन यानी कई सारी पार्टियों का एक साथ मिलकर चुनाव लड़ना। अब गठबंधन 2 तरह का हो सकता है, या तो प्री पोल अलायंस होगा यानी चुनाव से पहले गठबंधन होगा, या तो पोस्ट पोल अलायंस होगा यानी चुनाव के बाद गठबंधन होगा। लेकिन चुनाव से पहले गठबंधन करने में ज़्यादा फायदा होता है, क्योंकि वोट बिखरने से रह जाता है। इसी की कोशिश कर रही हैं कई सारी पार्टियां। आइए आपको बताते हैं कि कौन कौन सी पार्टी किसके साथ चुनाव में गठबंधन करने की कोशिश कर रही है। तो सबसे पहले आपको ये बता दें कि इस वक्त समाजवादी पार्टी वो तमाम पार्टियों को लेकर के साथ में चलना चाह रही है जो छोटे छोटे हैं। अखिलेश यादव बहुत ही क्लियर कट कह चुके हैं कि बड़े दलों के साथ गठबंधन करने का उनका एक्सपीरियंस अच्छा नहीं था, इसलिए अब वो छोटे दलों को साथ लेकर के चलेंगे। आपको याद होगा कि इससे पहले 2017 में सपा और कांग्रेस का गठबंधन हुआ था और यह नारा दिया गया था कि यूपी को यह साथ पसंद है, लेकिन यूपी को यह साथ पसंद नहीं आया था। इसके अलावा 2019 में सपा और बसपा का गठबंधन हुआ था, लेकिन यह गठबंधन कुछ कमाल नहीं कर पाया था और बीजेपी को रोकने में नाकाम रहा था। यही वजह है कि अखिलेश यादव ये कह रहे हैं कि हम इस बार ये गलती नहीं करेंगे और छोटे छोटे दलों को अपने साथ लेकर के चलेंगे, और वो एश्योर करते हैं कि हम 2022 में चुनाव जीतेंगे और मुख्यमंत्री बनेंगे। हालांकि उत्तर प्रदेश के चुनाव में अगर सियासी मोर्चों की बात करें तो 5 सियासी मोर्चे कुल मिलाकर के मोटे मोटे तौर पर उभर कर सामने आ रहे हैं। एक तो बीजेपी का, दूसरा कांग्रेस, तीसरा बसपा, चौथा समाजवादी और 5वां संकल्प भागीदारी मोर्चा।
अब आइए बीजेपी की बात करते हैं। तो बीजेपी के साथ अनुप्रिया पटेल की अपना दल है और इसके अलावा संजय निषाद की पार्टी निषाद पार्टी है। अगर समाजवादी पार्टी की बात करें तो समाजवादी पार्टी के साथ चौहान पार्टी है, एक और पार्टी है और पीस पार्टी भी आ सकती है। सबसे बड़ा फैक्टर आरएलडी का है, क्योंकि आपको पता है कि राष्ट्रीय लोकदल पश्चिमी यूपी में अपना एक बहुत बड़ा जनाधार रखती है किसानों के बीच में। और जिस तरीके से इन दिनों किसानों का मुद्दा छिड़ा हुआ है और किसानों का इन दिनों जिस तरीके से बीजेपी के साथ सीधा सीधा टकराव है, तो आरएलडी उसका फायदा उठाएगी। और आरएलडी और समाजवादी पार्टी दोनों चूंकि एक साथ में हैं, तो उसका सीधा सीधा फायदा समाजवादी पार्टी को मिल जाएगा और इसमें बीजेपी को बहुत बड़ा नुकसान होने जा रहा है। इसके अलावा कई सारी पार्टियां समाजवादी पार्टी से मिलने के लिए तैयार हैं। आपने पिछले दिनों देखा होगा कि आम आदमी पार्टी के जो प्रभारी हैं उत्तर प्रदेश के संजय सिंह, उन्होंने अखिलेश यादव से मुलाकात की। हालांकि उन्होंने मुलाकात के बाद ये कहा कि अखिलेश यादव से उनकी ये मुलाकात शिष्टाचार मुलाकात है। लेकिन याद रखिए कि पॉलिटिक्स में कोई चीज़ शिष्टाचार नहीं होती है। जो कुछ भी बात होती है वो मतलब की बात होती है और इस वक्त सीधे सीधे चुनाव है तो मतलब की बात होगी, वहाँ शिष्टाचार निभाने का कोई उचित नहीं है। इसके अलावा अगर बात करें तो आज़ाद समाज पार्टी यानी एएसपी चंद्रशेखर आज़ाद रावण की नई नवेली पार्टी 15 मार्च 2020 को ये पार्टी बनाई गई है। लेकिन उसके बावजूद भी जिस तरीके से पूरे दमखम के साथ वो 2022 के चुनाव में लड़ने की तैयारी कर रहे हैं और वो तलाश कर रहे हैं कि उनके साथ कोई गठबंधन कर ले और वो शर्तों के साथ गठबंधन करना चाह रहे हैं। हालांकि मुझे उम्मीद है कि समाजवादी पार्टी के साथ उनका गठबंधन हो सकता है, क्योंकि समाजवादी पार्टी के साथ वो राब्ते में हैं और न सिर्फ राब्ते में हैं बल्कि वो समाजवादी पार्टी की विचारधारा से काफ़ी हद तक क्लोज भी हैं। समाजवादी पार्टी के ताल्लुक से उनका बहुत ज़्यादा नर्म रवैया भी है। तो आने वाले दिनों में बहुत ज़्यादा उम्मीद है कि समाजवादी पार्टी के साथ उनका अलायंस हो सकता है। याद रखिए, अगर समाजवादी पार्टी के साथ एएसपी का अलायंस हो जाता है यानी चंद्रशेखर आज़ाद रावण की पार्टी का, तो फिर बीएसपी यानी मायावती के लिए ये खतरे की घंटी है, क्योंकि इन दिनों आज़ाद समाज पार्टी उभरती हुई पार्टी है और दलितों को, खासतौर से युवा दलितों को बहुत तेज़ी के साथ लुभा रही है। और बीएसपी के बारे में ये कहा जा रहा है कि बीएसपी धीरे धीरे अपना जनाधार खो रही है। बहरहाल ये तो आने वाले दिनों में पता चलेगा कि एएसपी बीएसपी का कितना ज़्यादा खेल बिगाड़ पाएगी। लेकिन फिलहाल जो दिख रहा है वो ये दिख रहा है कि एएसपी किसी तरीके से बीएसपी से कम नहीं है और इन दिनों उसका जनाधार लगातार बढ़ता जा रहा है, खासतौर से वेस्टर्न यूपी में। अब आइए बात करते हैं तीसरे मोर्चे की, जिसका नाम है संकल्प भागीदारी मोर्चा। संकल्प भागीदारी मोर्चा यानी ओम प्रकाश राजभर की अगुवाई में चलने वाला मोर्चा, उसमें असदुद्दीन ओवैसी की पार्टी एआईएमआईएम भी शामिल है। तो एआईएमआईएम चुनाव लड़ रही है और ऐसा कहा जाता है कि एमआईएम जितनी मजबूती के साथ चुनाव लड़ेगी उतनी ही समाजवादी पार्टी का नुकसान होगा। आम आदमी के बारे में कहा जाता है कि आम आदमी पार्टी जितनी मजबूती के साथ चुनाव लड़ेगी उतना बीजेपी का नुकसान होगा। कांग्रेस के साथ कहा जाता है कि जितना ही मजबूती के साथ वो चुनाव लड़ेगी वो समाजवादी पार्टी का नुकसान करेगी। तो एआईएमआईएम संकल्प भागीदारी मोर्चा के साथ चुनावी मैदान में उतरेगी और वो 100 सीटों पर अपने कैंडिडेट्स उतारेगी। आपको ये बात बता दें कि इससे पहले खबरें गर्दिश कर रही थी कि एआईएमआईएम का गठबंधन बसपा के साथ हो सकता है। आपने देखा था कि बिहार में बसपा के साथ किस तरीके से उनका गठबंधन था, तो ऐसी उम्मीद थी कि उत्तर प्रदेश में भी उनका गठबंधन हो सकता है। लेकिन मायावती ने इसको पूरी तरह से खारिज कर दिया और मायावती ने क्लियर कर दिया कि बीएसपी अकेले मैदान में उतरेगी। इसके अलावा चौथा जो मोर्चा है वो कांग्रेस का मोर्चा है। आपको पता है कांग्रेस का उत्तर प्रदेश में कोई बहुत ज़्यादा जनाधार नहीं है। 90 से पहले के दशक में कांग्रेस के यहाँ तूती बोलती थी, लेकिन उसके बाद जिस तरीके से कांग्रेस को घून लगते चले गए और कांग्रेस एक तरीके से उत्तर प्रदेश में सफाया होती चली जा रही है। आपको पता है कि 2017 में अखिलेश यादव और कांग्रेस दोनों एक साथ चुनाव लड़े थे, उसके बावजूद भी कांग्रेस की सिर्फ 7 सीटें आई थी। आप अंदाज़ा लगाइए कि कांग्रेस का किस तरीके से सफाया हो चुका है उत्तर प्रदेश में। तो कह सकते हैं कि कांग्रेस का कोई भी जनाधार नहीं, कोई उम्मीद नहीं है कि कांग्रेस 2022 के इलेक्शन में कुछ कर पाएगी। अब आइए बात करते हैं कि 2022 में बीएसपी कितना कमाल दिखा पाएगी। इस पर तमाम लोगों की नज़रें टिकी हुई हैं, क्योंकि बीएसपी के बारे में कहा जाता है कि उनके वोटर बहुत साइलेंट होते हैं, उनका वोट इंटैक्ट होता है, कहीं बिखरता नहीं है। लेकिन जैसा कि मैंने आपको बताया कि जिस तरीके से इस बार आज़ाद समाज पार्टी इस तरीके से मैदान में आ रही है और वो जाहिर सी बात है वो दलितों का वोट काटेगी। तो कुल मिलाकर ये कहें कि बीएसपी के लिए इस वक्त खतरे की घंटी है और राह आसान नहीं होगा। लेकिन इस वक्त ताज़ा खबर यह है और अपडेट यह है कि बीएसपी बहुत ही अंदर खाने तैयारी कर रही है और बीएसपी की तैयारी कुछ दूसरे तरीके की है। बीएसपी 2007 की सोशल इंजीनियरिंग को एक बार तरीके से रिवाइव करने की कोशिश कर रही है। आपको पता है कि 2007 में बीएसपी ने सोशल इंजीनियरिंग करके चुनाव जीता था। इस बार भी खबर यह है कि बीएसपी सोशल इंजीनियरिंग कर रही है, वही सोशल इंजीनियरिंग और बहुत ही खामोशी के साथ कर रही है। लखनऊ में उसकी मीटिंग्स हो रही हैं, यानी 75 ज़िलों के यानी श्रवण समाज के जो संस्थाएं हैं उनके साथ मिल रही हैं बसपा की प्रमुख मायावती जी, और मायावती के साथ उनकी फेस टू फेस मीटिंग हो रही है। तो इस तरीके से कह सकते हैं कि बीएसपी बहुत ही खामोशी के साथ तैयारी कर रही है। इसको आप हल्के में नहीं ले सकते हैं।
इसलिए समाजवादी पार्टी को, बीजेपी को, कांग्रेस को और तमाम अन्य दलों को सोचना होगा कि बीएसपी को आप हल्के में नहीं ले सकते हैं। तो कुल मिलाकर के ये कहें कि ये 5 बड़े बड़े मोर्चे थे जो उत्तर प्रदेश के मैदान में उतरने वाले हैं। अब देखने वाली बात ये होगी कि कौन सा मोर्चा हावी होगा और कौन सा कार्ड भारी पड़ता है। तो कुल मिलाकर के आने वाले 2022 के असेंबली इलेक्शन में हर तरह के कार्ड खेले जाएंगे, चाहे मंदिर मस्जिद का कार्ड हो, हिंदू मुसलमान का कार्ड हो, लेकिन तमाम पॉलिटिकल पार्टियों को, बीजेपी को छोड़ करके तमाम पॉलिटिकल पार्टियों को इस बात पे ज़रूर ध्यान देना होगा कि बीजेपी के पिच पर ना खेलें, वरना बीजेपी अपने पिच पर जब ले जाएगी तो आपको पटखनी देगी और इतनी ज़ोर से पटखनी देगी कि आपकी हड्डी पसली एक हो जाएगी। इसलिए तमाम पॉलिटिकल पार्टियों को अपने पिच पर बीजेपी को लाकर खेलने के लिए मजबूर करना होगा। जिस तरीके से बिहार के असेंबली इलेक्शन में किस तरीके से तेजस्वी यादव ने अपने पिच पर यानी रोजगार के मुद्दे पर और जनहित के मुद्दों पर लाकर के बीजेपी को घेरा था और आखिरकार तेजस्वी यादव ने अपने पिच पर खेलने को मजबूर कर दिया था बीजेपी को। तो उत्तर प्रदेश में भी पॉलिटिकल पार्टियों को समझदारी का मुजाहरा करना होगा, उनको भी बीजेपी को मजबूर करना होगा कि वो उनके पिच पर आकर के खेलें और रोजगार के मुद्दे पर बात करें।